नमस्कार दोस्तों, इस आंकड़े पर गौर कीजिए। 10 लाख करोड़, ये वो आंकड़ा है, ये वो नुकसान है जो भारतीय शेयर बाजार में निवेश करने वाले लोगों को हुआ है। जी हां, विदेशी निवेशक भारतीय बाजार से अपना पैसा वापस ले रहे हैं। वो पैसा लेकर वापस अमेरिका भाग रहे हैं, मगर आप तक हकीकत नहीं पहुंचाई जा रही है। आपके सामने अनर्गल तर्क दिए जा रहे हैं। 1 फरवरी, इस तारीख पर गौर कीजिए, वो तारीख जब निर्मला ताई आम बजट लेकर आने वाली हैं। मगर क्या इस देश के मध्यम वर्गीय को कोई राहत मिलेगी? आखिर क्या वजह है कि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन सरकार अपने कोर वोटर यानी मिडिल क्लास को पूरी तरह से भूल गई है? एक तरफ शेयर बाजार में हाहाकार मचा हुआ है, और यह हाहाकार सोमवार का नहीं है दोस्तों। 4 महीने से लगातार यह हाहाकार मचा हुआ है। मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि वित्तीय वर्ष की तीसरी तिमाही में भारतीय कंपनियों को जबरदस्त नुकसान हुआ है। रुपए की कीमत लगातार गिरती जा रही है। इसका नतीजा यह हो रहा है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स यानी विदेशी निवेशक जो हैं, वो भारतीय बाजार से अपना पैसा वापस ले रहे हैं। इसका नुकसान भारतीय अर्थव्यवस्था को हो रहा है। मगर बड़ा सवाल, क्या यह हकीकत आप तक पहुंचाई जाती है? आप तक अनर्गल तर्क दिए जाते हैं। आपको यह बतलाया जा रहा है कि भारतीय शेयर बाजार में जो हाहाकार मचा हुआ है, उसका कारण डोनाल्ड ट्रंप है। यह एक कारण हो सकते हैं, मगर हकीकत यह है दोस्तों कि भारतीय अर्थव्यवस्था में फॉरेन इन्वेस्टर्स का विश्वास खत्म होता जा रहा है। यह हकीकत आप तक कोई नहीं पहुंचा रहा है। समानांतर तौर पर 1 फरवरी को बजट आने वाला है। 1 फरवरी को भी जब बजट का पिटारा खुलेगा, तो मध्यम वर्गीय भारत के लिए कोई राहत नहीं मिलने वाली है। यह बात मैं दावे के साथ कर सकता हूं। और मैं क्यों कह रहा हूं दोस्तों? क्योंकि पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने एक कोर वोटर तैयार किया है। वो कोर वोटर जिसे नौकरी, महंगाई, इन तमाम चीजों से कोई मतलब नहीं है। उसे पूरी तरह से ब्रेन वॉश कर दिया गया है कि अगर हम सत्ता से गए तो हिंदुओं पर मुसलमानों का राज हो जाएगा, मुगलों का राज हो जाएगा। इस तरह की बातें बताई जाती हैं, और प्राइम टाइम में इसी तरह से आपके नसों में जहर भरा जाता है। यह हकीकत है दोस्तों, हम इससे मुंह नहीं मोड़ सकते। नतीजा, महंगाई होने के बावजूद, नौकरी ना होने के बावजूद और शेयर बाजार में हाहाकार के बावजूद, वो कोर वोटर लगातार भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ इमोशनल कारणों से वोट देता है और मुद्दों पर वोट नहीं देता है। मगर सोमवार को जो भारतीय शेयर बाजार में हाहाकार हुआ, यह क्यों हुआ, इसके कौन से 5 बड़े कारण हैं, यह भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। मगर सबसे पहले, जैसा कि मैंने आपको बतलाया कि करीब 10 लाख करोड़ का नुकसान, और इस बारे में खबर क्या कहती है आपकी स्क्रीन पर। भारतीय शेयर बाजार को सोमवार 27 जनवरी 2025 को भारी गिरावट का सामना करना पड़ा, जिसमें बीएसई सेंसेक्स 800 अंक से अधिक गिर गया और एनएसई निफ्टी 50 22,800 अंक के करीब गिर गया। इस तेज बिकवाली ने निवेशकों की संपत्ति में लगभग 10 लाख करोड़ का नुकसान दिया, क्योंकि बीएसई सूचीबद्ध कंपनियों का बाजार पूंजीकरण 419.5 लाख करोड़ से गिरकर 410 लाख करोड़ के नीचे आ गया। लगातार शेयर बाजार में हाहाकार मचा हुआ दोस्तों, और यह रुकने वाला नहीं है। यह मत सोचिए दोस्तों कि यह सिर्फ सोमवार की तस्वीर है, क्योंकि पिछले 4 महीनों से लगातार अर्थव्यवस्था की जो तीसरी तिमाही है, उसमें हम यह हाहाकार देख रहे हैं। डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत लगातार गिर रही है, और यह भी एक बहुत बड़ा कारण है कि शेयर बाजार से फॉरेन इन्वेस्टर्स यानी विदेशी निवेशक भाग रहे हैं। कल आपके सामने $1 के मुकाबले 86 रुपए 20 पैसे पर बंद हुआ रुपए, और यह गिरावट जारी रहेगी। याद कीजिएगा, इसी मंच पर मैंने आपको बतलाया था, मनी कंट्रोल के मुताबिक डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 90 से 92 तक जा सकती है। मगर क्या किसी को परवाह है? याद है आपको 2014 से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या क्या नहीं कहा करते थे जब डॉलर के मुकाबले रुपया गिरता था? याद है आपको राहुल गांधी लगातार अपने मंचों से क्या कह रहे हैं कि यह सरकार सिर्फ धन्ना सेठों को फायदा पहुंचाती है, इस देश के किसान, छात्र और मध्यम वर्गीय को नहीं। क्योंकि जब राहुल गांधी ये मुद्दे उठाते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का प्रचार तंत्र यह कहता है कि राहुल गांधी
इस देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। जबकि अगर आप इस देश के किसान, इस देश के मध्यम वर्गीय, इस देश के छात्रों को मजबूत नहीं करेंगे तो इस देश की अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत होगी? आपके जहन में सवाल होगा, ये जो 10 लाख करोड़ का नुकसान शेयर बाजार को हुआ है, इसके कारण क्या हैं? एक एक करके आपकी स्क्रीन में आ रहे हैं। इसमें तमाम तथ्य मैं आपके सामने रख रहा हूं। एक फैक्टर है चाइनीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सही सुना आपने दोस्तों। यह पहला कारण क्या है? टाइम्स ग्रुप ने इस बारे में क्या कहा, आपकी स्क्रीन पर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रेस में चीन ने एक बड़ी छलांग लगाई है। ऐसा लग रहा है कि अमेरिकी कंपनियां इस रेस में किसी दूसरे देश से बहुत आगे हैं, लेकिन चीन ने बड़ी चाल चल दी है। चीन ने इस सेगमेंट में डीप सीक R1 को इंट्रोड्यूस किया है, जो एक रीजनल मॉडल है। डीप सीक R1 की पॉपुलैरिटी की खास वजह कम कीमत होना है। चीन के इस एक बड़े ऐलान से अमेरिकी आईटी कंपनियों में हड़कंप मचा है, जिसका असर सीधा शेयर बाजार पर हो रहा है। खासकर नैस्डैक में बड़ी गिरावट देखी जा रही है। अब इससे भारतीय कंपनियां भी अछूती नहीं हैं। यानी कि चीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक मॉडल लेकर आता है और उसके सामने अमेरिकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मॉडल पूरी तरह से धराशायी हो जाता है। नतीजा, नैस्डैक पर इसका असर और फिर सीधा असर भारतीय शेयर बाजारों पर। आप कह सकते हैं कि यह एक ऐसा कारण है जिसका भारतीय अर्थव्यवस्था से कोई लेना देना नहीं है, मगर आपको समझना पड़ेगा दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन सरकार की कमजोर नब्ज आर्थिक नीतियां हैं। क्योंकि यह सरकार आपको नौकरियां नहीं दे पा रही है, महंगाई पर काबू नहीं कर पा रही है, इसके पास प्रोपेगेंडा है। तो स्वाभाविक सी बात है, जब विदेशी जमीन से चाइनीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की यह चुनौती सामने उभर कर आएगी तो उसका समाधान क्या होगा और भारतीय शेयर बाजार को उसे किस तरह से बचाकर रखा जाए, इस सरकार के पास कोई नीति नहीं है। दूसरा बड़ा कारण आपके स्क्रीन पर, डॉलर का लगातार मजबूत होना भारतीय बाजार में गिरावट का एक बड़ा कारण है। शुक्रवार को भारतीय रुपया कुछ मजबूत हुआ था, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ संबंधी फैसले पर अनिश्चितताओं के बीच सोमवार को रुपया गिरावट के साथ खुला। 27 जनवरी को शुरुआती कारोबार में 22 पैसे की गिरावट के साथ 86 रुपए 44 पैसे प्रति डॉलर पर आ गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोलंबिया यानी यूएस कोलंबिया टैरिफ वॉर पर टैरिफ और प्रतिबंध लगाने की धमकी दी है, जिसके बाद डॉलर में मजबूती आई है। याद कीजिएगा दोस्तों, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और जब डॉलर के मुकाबले रुपया गिरता था, तब वो क्या कहते थे कि मित्रों मुझे पता है ये कैसे हो रहा है। याद है कि नहीं आपको? याद कीजिए फिर से। ये ऐसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती, क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको, देश आपसे जवाब मांग रहा है। स्वाभाविक सी बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या ये कहा जाए गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के इस तर्क के बाद मौजूदा सरकार अपनी जवाबदेही से बच नहीं सकती। जैसे मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, इस सरकार के पास कोई योजना नहीं है और वो जमीन पर दिखाई दे रहा है। तीसरा बड़ा कारण, और इस पर, इसके एक एक शब्द पर आपको गौर करने की जरूरत है, तीसरी तिमाही के नतीजे। तीसरी तिमाही में कंपनियों के नतीजे अच्छे नहीं दिख रहे। अगर बड़ी कंपनियों के नतीजे अच्छे होते तो फिर बाजार में एक अलग जोश देखने को मिलता। हालांकि कुछ कंपनियों के रिजल्ट इन लाइन रहे, जबकि अधिकतर कंपनियों ने निराश किया है। यही नहीं, जिन कंपनियों के नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं होते, उन कंपनियों के शेयरों की जोरदार पिटाई हो रही है, जिससे सेंटिमेंट और बिगड़ रहा है। अब आप बताइए, भारतीय कंपनियां नुकसान क्यों झेल रही हैं? ऑटो सेक्टर से लेकर मीडिया शेयर से लेकर आईटी सेक्टर, तमाम जगहों पर यह जबरदस्त नुकसान देखने को मिल रहा है। क्या इस जिम्मेदारी से भी देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बच सकती हैं? आखिर कब तक मोदी भक्ति के जरिए हम इन मुद्दों से अपना ध्यान खींच सकते हैं? चौथा कारण, और इस पर भी आपको गौर करने की जरूरत है, बजट से पहले मुनाफा वसूली।
बजट को लेकर भी निवेशकों में सस्पेंस है। क्या सरकार कोई सख्त कदम उठा सकती है? अगर ऐसा होता है तो फिर बाजार में गिरावट और गहरा हो सकता है, जिसके कारण से निवेशक थोड़ा बहुत प्रॉफिट घर ले जाने में लगे हुए हैं, क्योंकि बजट में कई बड़े फैसले होने की उम्मीद जतलाई जा रही है। जिसका मतलब क्या है दोस्तों? बजट में निवेशक का बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। और ये कौन सा शेयर बाजार इन्वेस्टर है? शेयर बाजार से पैसा कमाने वाला जो व्यक्ति है वो भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर है, और अब उसे अपनी सरकार की नीतियों में विश्वास नहीं रहा। क्योंकि हो क्या रहा है दोस्तों, मनी कंट्रोल के इस आर्टिकल पर गौर कीजिए। यह आर्टिकल बहुत दिलचस्प बात कहता है। अर्थ वित्त मामलों में एक्सपर्ट शंकर शर्मा ने आर्टिकल लिखा है और वो कह रहे हैं कि शेयर बाजार में अंधभक्तों का एक जमावड़ा आ गया है। वो अंधभक्त जो भारतीय जनता पार्टी के भक्त हैं, और जब शेयर बाजार के सामने कोई चुनौती पेश आती है तो गिरेबान में झांकने के बावजूद वो बाहरी कारणों की तरफ देखते रहते हैं, और इसका नुकसान दूरगामी यानी कि लंबा नुकसान भारतीय शेयर बाजारों को हो रहा है। अब हम गौर करना चाहते हैं पांचवें अहम कारण पर, विदेशी निवेशकों का भारतीय बाजार से मोहभंग। विदेशी निवेशक पिछले 4 महीने से लगातार बिकवाली कर रहे हैं, जिससे बाजार पर दिन प्रतिदिन दबाव दिख रहा है। हालांकि घरेलू बड़े निवेशक लगातार खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन बाजार को चलने के लिए कोई बड़ा ट्रिगर नहीं मिल रहा। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, विदेशी निवेशक जो हैं वो अपने शेयर बेचकर भाग रहे हैं। यहां पर पैसे ही नहीं है तो खरीदारी कौन करेगा? और जब कोई खरीदारी नहीं कर रहा है तो स्वाभाविक सी बात है भारतीय बाजार में मंदी छाई हुई है, पूरी तरह से मंदी छाई हुई है, और हम इस कुचक्र में फंस गए हैं। विदेशी निवेशकों का बिल्कुल भी विश्वास नहीं है अर्थव्यवस्था में, इसलिए वो छोड़ छोड़कर भाग रहे हैं। मगर वो बेचे किसे? क्योंकि खरीदने वाले के पास पैसा नहीं है। खरीदने वाला खरीद भी ले, मगर वो खरीद कर भारतीय अर्थव्यवस्था के जो ढांचे में बुनियादी नुक्स है, जो बुनियादी कोर डिफॉल्ट है, उसे संबोधित नहीं कर रहा है। हकीकत यह है दोस्तों कि भारतीय अर्थव्यवस्था में फॉरेन इन्वेस्टर्स का बिल्कुल भी विश्वास नहीं रहा है, और इसे समझने के लिए आपको गौर करना पड़ेगा इन शब्दों पर। भारतीय शेयर मार्केट से विदेशी निवेशकों का पैसा निकालना जारी है। जनवरी में इन्होंने शेयर मार्केट से 60,000 करोड़ से ज्यादा निकाले। रुपए में गिरावट और अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में वृद्धि के कारण विदेशी निवेशक भारतीय शेयर मार्केट से शेयर बेचकर निकल रहे हैं। 60,000 करोड़ रुपए, इस आंकड़े पर गौर कीजिए, और आप इस आंकड़े से बच नहीं सकते हैं दोस्तों। इतना पैसा सिर्फ जनवरी से निकाला है इन्होंने, और यह खेल पिछले 4 महीनों से चल रहा है। अब आप मुझे बताइए दोस्तों, क्या इसे सिर्फ सोमवार की दिक्कत बताया जा सकता है? क्या इस मुद्दे को संबोधित नहीं किया जाना चाहिए? यह हाहाकार शेयर बाजार में मचा हुआ है, मगर किसी को परवाह ही नहीं है। मगर आपके जहन में सवाल होगा कि आखिर क्या वजह है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स यानी विदेशी निवेशक जो हैं वो बाजार छोड़कर जा रहे हैं? सबसे बड़ा कारण, और यहां पर कई लोगों को मिर्ची लगने वाली है, जब आपके हुक्मरान, जब हमारी सत्ताधारी पार्टियों के नेता लोगों की नसों में जहर भरेंगे, जब नफरत हमारी रोजमर्रा जिंदगी का एक अभिन्न अंग हो जाएगा, तो देश की आर्थिक स्थिति कैसे बेहतर होगी? देश आर्थिक तौर पर कैसे तरक्की करेगा? जब भाई और भाई को बांटा जाएगा, जब हिंदू और मुसलमानों को बांटा जाएगा, तो हमारी अर्थव्यवस्था एक पटरी पर कैसे चलेगी? बताइए। अर्थव्यवस्था इसलिए बिखर रही है क्योंकि भारतीय राजनीति का मर्म नफरत हो गया है, हेट पॉलिटिक्स। यह एक हकीकत है दोस्तों। क्योंकि आप मुझे बताइए ना, विदेशी निवेशक, फॉरेन इन्वेस्टर्स भारत में क्यों इन्वेस्ट करना चाहेंगे? क्योंकि 2014 से पहले हमारा जो लोकतंत्र था ना, वो एक आकर्षक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी था। यानी कि हमारे लोकतंत्र के चलते विदेशी निवेशक जो हैं वो इस देश में इन्वेस्ट करते थे। मगर आप जानते हैं, देश में मीडिया के जरिए नफरत फैलाई जा रही है, समानांतर तौर पर लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है। जो भी इस सरकार से सवाल करता है उस पर रेड मारी जाती है, इनकम टैक्स उसे परेशान करता है, ईडी परेशान करता है, एंटी टेरर सेल उसके बच्चों की आंखों के सामने घर में प्रवेश करते हैं। यह तमाम ड्रामा चल रहा है।
कई कई लोग 4-4, 5-5 साल से जेल में बंद हैं। क्यों? क्योंकि वो इस सरकार के आलोचक हैं। उन्हें झूठे केसेस में फंसा दिया गया है। यानी कि लोकतंत्र को लगातार कमजोर किया जा रहा है। जब इस देश में नफरत होगी, जब इस देश में लोकतंत्र को कमजोर किया जाएगा, तो आप मुझे बताइए दोस्तों, फॉरेन इन्वेस्टर्स क्यों आएंगे? यह सवाल किया जाना चाहिए और हम इन सवालों से नहीं बच सकते हैं। कब तक हम आंखें मूंदे एक शुतुरमुर्ग की तरह अपनी गर्दन को रेत में दफन करके चलते रहेंगे? इसके अलावा, जैसे कि मैं आपको लगातार बता रहा हूं, रुपए की कीमत में गिरावट आ रही है, जिसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टर्स भारतीय शेयर बाजार को त्याग रहे हैं। इस पर भी गौर करने की जरूरत है। फॉरेन इन्वेस्टर्स की ओर से मार्केट से पैसा निकालने का सबसे बड़ा कारण रुपए में गिरावट है। वहीं दूसरी ओर दिसंबर तिमाही में कंपनियों के रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं रहे, जिसका मैं जिक्र कर चुका हूं। साथ ही अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में मजबूती आई है। इन सब के चलते विदेशी निवेशकों ने इस साल जनवरी में ही बड़ी मात्रा में पैसे निकाल लिए। एफपीआई ने जनवरी में अब तक 64,156 करोड़ रुपए यानी 7.44 अरब डॉलर निकाले हैं। यह हाहाकार मचा हुआ है शेयर बाजार में। यह है इस पूरी समस्या का मर्म, इस समस्या की बुनियाद। मगर क्या इसे संबोधित किया जा रहा है? 1 फरवरी को बजट आने वाला है। निर्मला सीतारामन एक बार फिर बजट लाने वाली हैं और उससे पहले ही हाहाकार मचा हुआ है। मिडिल क्लास को पिछले बजट में भी पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया था। उसकी परवाह ही नहीं है, बिल्कुल परवाह नहीं है। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मिडिल क्लास को भारतीय जनता पार्टी ने अपनी नफरती राजनीतियों से पूरी तरह से ब्रेन वॉश कर दिया है। आपके सामने जब नेता विपक्ष जो हैं वो मुद्दे उठाते हैं तो उन्हें एंटी नेशनल बताया जाता है। सबसे बड़ी बात, अडानी के खिलाफ अमेरिकी अदालत ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। राहुल गांधी ने नहीं, जॉर्ज सोरोस ने नहीं, मगर जब इस खबर पर विपक्ष संसद के अंदर चर्चा करना चाहता है तो भारतीय जनता पार्टी के जो वाहियात सांसद हैं वो अमेरिकी साजिश बताते हैं, अमेरिका को दुश्मन बताते हैं। राहुल गांधी जब ये सवाल कर रहे हैं कि किसानों को भूल गई है सरकार, छात्रों मिडिल क्लास को भूल गई है और सिर्फ अडानी की हितैषी है, तो क्या गलत कह रहे हैं? सुनिए उन्होंने क्या कहा। 16 लाख करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी जी ने अरबपतियों का कर्जा माफ किया है। किसका पैसा था वो? उनका पैसा नहीं था, आपका पैसा था। कर्जा माफ कैसे हुआ? आपके पैसे से हुआ, आपकी मेहनत से हुआ। मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, किस किसान का कर्जा माफ करते हैं? किस मजदूर का पैसा माफ करते हैं? किस स्टूडेंट का पैसा कर्जा माफ करते हैं? तो जीएसटी आप देते हो, मेहनत आप करते हो, और चाइना का माल अदानी अंबानी ये लोग हिंदुस्तान में बेचते हैं। चाइना के युवा को रोजगार मिलता है, अदानी को अंबानी को फायदा होता है, और आपके बच्चों के हाथ से रोजगार छीना जाता है। और ये पूरा का पूरा सिस्टम कैसे चल रहा है? आपके जेब में से पैसा निकालकर जीएसटी का पैसा, टैक्स का पैसा, फर्टिलाइजर का पैसा, सारा का सारा आपके जेब में से निकलकर अदानी अंबानी की जेब में जाता है। पेट्रोल का दाम बढ़ता जाता है, आप देखते रहते हो। इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल का दाम नीचे जाता है, मगर हिंदुस्तान में पेट्रोल का दाम नीचे कभी नहीं जाएगा। फायदा अरबपतियों को, अदानी को, अंबानी को। यानी कि 1 फरवरी को जब ये बजट आएगा, क्या इसमें देश के मिडिल क्लास को मजबूत किया जाएगा? क्या सारा फायदा सिर्फ अरबपतियों का है? यही सवाल कल राहुल गांधी ने अपनी सभा में उठाया। सुनिए उन्होंने क्या कहा मध्य प्रदेश में। आप देखिए, 2-3 अरबपतियों को सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स दे देते हैं। अदानी अंबानी जैसे लोगों को हिंदुस्तान का पूरा धन पकड़ाया जा रहा है। इस संविधान में कहां लिखा है कि हिंदुस्तान का धन अदानी के हवाले कर देना चाहिए? मुझे दिखाओ कहां लिखा है इस संविधान में। संविधान में लिखा है हिंदुस्तान के सारे नागरिक एक समान है,
संविधान में लिखा है कि हर हिंदुस्तानी को सपना देखने का, भविष्य बनाने का मौका होना चाहिए। आज 50 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हिंदुस्तान में है। अरबपति हजारों करोड़ रुपए बच्चों की शादी में खर्च कर देते हैं। कोई 10 करोड़ की घड़ी पहनता है, कोई 15 करोड़ की घड़ी पहनता है, मगर अगर आप अपने बच्चों की शादी करवाना चाहते हो तो आपको कर्जा लेना पड़ता है। आपके घर में पैसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि रोजगार नहीं है। और भाइयों और बहनों, एक बात भूलिए मत, जितना अदानी और अंबानी आगे बढ़ेंगे, जितना धन इन अरबपतियों के हाथ में जाएगा, उतना कम रोजगार आपके बच्चों को मिलेगा। बहुत आसान है दोस्तों, जहरीले नफरती मुद्दों में लोगों को भटकाए रखना। क्योंकि सरकार के लिए सबसे फायदे की बात यह है कि आपको डराकर, आपको धमकाकर असली मुद्दों पर आपका ध्यान ना जाए। सारी कवायद, सारी कोशिश यही रहती है। क्योंकि जब आपको यह बतला दिया जाए, जब आपकी नसों में यह बात घर कर दी जाए कि भाई आप खतरे में हैं, तो जाहिर सी बात है आप अपनी रक्षा के लिए सरकार की अनर्गल नीतियों का भी, वाहियात नीतियों का भी समर्थन करते रहेंगे। जबकि यही देश 2014 से पहले भी था। आप और हम सब एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया करते थे। इस देश की अपनी प्रॉब्लम्स थी, इस बात से कोई इनकार नहीं कर रहा है। 2014 से पहले भी भारत में दिक्कतें थी, मगर 2014 से पहले भारत की जनता को यह थोड़ा ना बतलाया जाता था कि हिंदू खतरे में है। यानी कि वो सोच जिससे हम नफरत करते थे, क्योंकि हो क्या रहा था दोस्तों, यही सोच मध्य पूर्व में कट्टर इस्लामिक देशों में है, पाकिस्तान में है, जहां के कट्टर मौलवी ये लगातार कहते थे कि भाई इस्लाम खतरे में है। अब यही बात भारत में बतलाई जा रही है कि हिंदू खतरे में है। कुंभ का आयोजन हो रहा है, वहां पर एक नए संविधान की बात की जा रही है। आप मुझे बतलाइए, इससे बड़ा देशद्रोह क्या हो सकता है? वहां पर हिंदू राष्ट्र की संरचना की बात की जा रही है, मगर समानांतर तौर पर वहां आसाराम जैसे बलात्कारियों को भी जगह दी जा रही है। क्या इसके जरिए हिंदू धर्म का सम्मान हो रहा है? जब बलात्कारी राम रहीम को भारतीय जनता पार्टी बार बार पैरोल पर रिहा करती है, तो क्या इससे हिंदू धर्म का सम्मान हो रहा है? सबसे बड़ी बात, अगर वाकई हिंदू हित की बात करके हिंदुओं का मानसिक स्तर बेहतर हो रहा होता, तो मैं इस पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी का स्वागत करता। मगर हर गुजरते दिन के साथ आपके अंदर एक डर पैदा किया जा रहा है, ताकि आप गिरती अर्थव्यवस्था पर ध्यान ना दें, ताकि आप शेयर बाजार में जो हाहाकार मचा हुआ है, जो भविष्य के लिए एक बहुत ही गंभीर चेतावनी है, उस पर आप ध्यान ना दें। अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। आज मैंने आपके सामने तमाम तथ्य पेश किए, मगर हकीकत यह है दोस्तों, जो देश खुद को नफरत में सराबोर पाता है, वो देश कभी तरक्की नहीं करता है, कभी तरक्की नहीं करता है दोस्तों। आप और हम, हमारा जो वे ऑफ लाइफ है, वो हेट्रेड कभी नहीं हो सकता, वो नफरत कभी नहीं हो सकता। आप में से कई लोगों को मेरी बातें बुरी लगती हैं, क्योंकि मेरा अंदाज़ बयां थोड़ा इमोशनल है। मैं इमोशनल इसलिए हूं क्योंकि मुझे अपने बच्चों के भविष्य की परवाह है, और जब मैं अपने बच्चों के भविष्य की परवाह की बात करता हूं, तो मुझे आपके बच्चों के भविष्य की भी परवाह है। सबसे बड़ी बात, अपने देश के दूसरे नागरिकों को गाली देकर, ईसाइयों, सिखों, मुसलमानों को गाली देकर हिंदुओं का रुतबा बेहतर नहीं हो रहा है। यह पूरा समाज एक परिवार है। मैं इस बात से इनकार नहीं करता हूं दोस्तों कि धर्मों में मतभेद नहीं है, मगर इस देश की खूबसूरती है कि इस मतभेद के बावजूद हमने एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है। हमारे त्योहारों में दूसरे धर्मों के लोगों का भी योगदान रहा है, मगर वो सब खत्म किया जा रहा है। अनर्गल बातों में आपका ध्यान भटकाया जा रहा है, मगर मैं ये करने नहीं दूंगा। मैं आपको बतलाऊंगा कि इस देश की अर्थव्यवस्था के सामने एक बहुत ही कठिन चुनौती है, और वक्त रहते इस सरकार को उसका समाधान करना पड़ेगा। मगर दुख की बात यह है दोस्तों, इस सरकार के पास कोई प्लान नहीं है। इनके पास सिर्फ एक प्लान है, बांटो, काटो, अनर्गल नारे दो, बटेंगे तो कटेंगे। अरे अगर एकता का ही संदेश देना है तो पूरे देश को एकता का संदेश दो। सिर्फ हिंदू एकता क्या होती है?
हिंदू एकता होने से या हिंदू राष्ट्र बनाने से, जैसा कि मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, हिंदुओं का बौद्धिक स्तर बेहतर हो रहा है? जब आप डराओगे, धमकाओगे, लगातार उसे फियर साइकोसिस में रखोगे, तो वो मानसिक तौर पर कैसे विकास करेगा? मेरे इन शब्दों पर गौर कीजिएगा दोस्तों। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।